मैं आज की तिथि के वीर रस के सबसे अच्छे कवि को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। वीर रस का मतलब पाकिस्तान को गाली देना नहीं है। वीर रस का मतलब नेताओं को गाली देना भी नहीं है। वीर रस का मतलब है कि अगर जनता की चेतना नीचे चली जाए, जनता अपने आप पे भरोसा करना बंद कर दे, जनता उत्साहहीन हो जाए, तो एक कवि खड़ा हो और वो राजा से लेकर आखिरी व्यक्ति तक खड़े हुए आदमी में ये साहस भरे कि तुम अमृत पुत्र हो, तुम महाराणा के वंशज हो। ये तो छोटी चुनौती है, तुमने तो बड़े बड़े अकबरों के दांत खट्टे किए हैं और तुम्हारा कभी ये ध्वज झुका नहीं है जिस पर सूर्य विराजमान है। मैं एक ऐसे कवि को आमंत्रित करता हूं जो आपकी चेतना को बड़ा करे। डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया यहां पर हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिएगा डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया। हिंदी कविता की वाचक परंपरा के महासूर्य यहाँ श्रद्धेय डॉक्टर कुमार विश्वास इस मंच पर उपस्थित हैं और शौर्य की धरती, पराक्रम की धरती राजस्थान में मैं खड़ा हूं। जैसा उन्होंने बताया कि हम इसी रक्त परंपरा, इसी वंश परंपरा से हैं। किन्हीं कारणों से देश के विविध हिस्सों में जाना हुआ। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप डॉक्टर कुमार विश्वास और मेरा छोटा भाई जो कुशल कुशवाहा बहुत अच्छा काव्य पाठ करके गया है, उनका सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां प्रिय कुशल के लिए। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब इस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे हैं। कवि सम्मेलन ऐतिहासिक ही होगा। किसी शहर को डॉक्टर कुमार विश्वास की एक शाम मिल जाए, वो शहर अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। बहुत संस्कारी बालक है ये कुशल कुशवाहा। और मैंने संस्कारों की बात कवि करते हैं उसने भी की। मैंने इससे कहा कुशल एक गिलास पानी लेकर के आ, तो उसने नहीं सुना। तो मैंने रमेश मुस्कान से कहा कि ये नए बच्चे सुनते ही नहीं है। तो मुस्कान ने कहा, बोले भाई साहब ये बच्चे बिगड़ गए नई पीढ़ी के, आप एक काम करो, खुद उठो और अपने आप पानी ले लो और एक गिलास मेरे लिए भी ले आओ। बहुत संस्कारों की स्थितियां बहुत अच्छी। आइए मैं प्रारंभ होता हूं और चार पंक्तियों से तिरंगे को, इस देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के नाम चार पंक्तियां मेवाड़ की धरती, राजस्थान की धरती के नाम पढ़ता हूं कि खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। पन्ना धाय हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। पन्ना धाय हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। और दोस्तों तालियां घनीभूत करना, यदि एक क्षण के लिए भी कलेजे में कभी हिंदुस्तान धड़का हो तो मुझे सूचित करना कि मैं शौर्य की धरती राजस्थान में मेवाड़ की वीर भूमि पर खड़ा हूं। कि खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। पन्ना धाय हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। शेखर सुभाष अशफाक की धरा है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कभी रुकने न पाएगा। 125 करोड़ दिलों में लहरता हुआ ये लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। आइए चार पंक्तियां मैं इस देश की तरुणाई के नाम पढ़ना चाहता हूं। इस देश की नौजवान पीढ़ियों को के प्रति लोगों की बहुत सारी नकारात्मक टिप्पणियां हैं और धाराएं हैं कि विचारधारा है कि पीढ़ियां बदचलन हो गई। मैं लेकिन जिस कॉलेज में पढ़ाता हूं वहां के बालक योगेंद्र यादव जब करगिल लड़ने के लिए गए तो सीने पर 17 गोलियां खा करके टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा करके लौटे। वो देश के चौथे व्यक्ति हैं जिन्हें बड़ा सम्मान मिला। मैं चार पंक्तियां इस देश की तरुणाई के नाम पढ़ना चाहता हूं, आपका मन मिले। कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो लड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। तब देश इन्हीं बेटों की तरफ देखेगा। बहुत अच्छे दोस्तों चार पंक्तियां अभिमन्यु चक्रव्यूह का सप्तम द्वार नहीं भेद सके, इसमें अभिमन्यु का कोई दोष नहीं था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने की कला किसी ने सिखाई नहीं। उनके पिता को चक्रव्यूह भेदना आता था, उनके मामा श्री कृष्ण ये विधा जानते थे। 16 वर्ष की अवस्था में
अभिमन्यु को कुरुक्षेत्र लड़ना पड़ा, महाभारत लड़ना पड़ा। मैं मातृशक्ति बैठी हुई है, सपना सोनी मंच पर बैठी हुई है, मैं पंक्तियां सौंपता हूं स्वागत है कि डॉक्टर साहब। शिशुओं ने सिंहों के जो दांत गिन के लिखी है, खो ना जाए शौर्य की कहानी इस देश की। शिशुओं ने सिंहों के जो दांत गिन के लिखी है, खो ना जाए शौर्य की कहानी इस देश की। धो ना जाए कोई बलिदान बलिदानियों का, व्यर्थ हो ना जाए कुर्बानी इस देश की। धो ना जाए कोई बलिदान बलिदानियों का, व्यर्थ हो ना जाए कुर्बानी इस देश की। अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद ना रहे हैं सीख, अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद ना रहे हैं सीख। कहीं सो ना जाए मां भवानी इस देश की। और उठाना तालियां दे मेरी पंक्ति आप तक पहुंच जाए कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद ना रहे हैं सीख, कहीं सो ना जाए मां भवानी इस देश की। जागी ना भागी यदि संसद तो डर है कि बागी हो ना जाए ये जवानी इस देश की। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, वाह वाह। दोस्तों, मैं जिस प्रदेश से आया वहां प्रयागराज में एक क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का महाप्रयाण हुआ। चंद्रशेखर आजाद ने बहुत छोटी सी उम्र में पहली बार गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए अंग्रेजों की अदालत में खड़े होकर के एक शपथ उठाई। 15 बेतों की सजा मिली, बदन के कपड़े फट गए तो बदन पर कपड़े नहीं पहने। इस मुल्क की मिट्टी को मुट्ठी में लिया, एक शपथ ली, एक घोषणा की कि ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई बुलेट ऐसी नहीं ढली जो आजाद के सीने में उतर सके। ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई कंक्रीट ऐसा नहीं बना जिससे बनी जेल में आजाद को कैद रखा जा सके। आजाद आजाद जिया, आजाद मरेगा, इस संकल्प का निर्वाह जिस क्रांतिकारी, जिस नौजवान ने 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में हजारों अंग्रेजों से अकेले शेर की तरह मुठभेड़ करते हुए अपने माउजर की अंतिम गोली से अपने मस्तक पर प्रहार करके अपना हंसता हुआ जीवन पुष्पमा भारती के चरणों में समर्पित कर दिया, उन्हें प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छे। छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी। डायर के सीने में उतार गोली यूधम से, डायर के सीने में उतार गोली यूधम से, सीना तान के जियो फौलाद जैसी जिंदगी। जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी। धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। जी जी, अब मुझे लगा कि मैं मेवाड़ में शौर्य की धरती पर बात है डॉक्टर साहब, वाह। 4 पंक्तियां शहीद आजम भगत सिंह के नाम पढ़ना चाहता हूं। दोस्तों, 5 साल की छोटी सी आयु में इस देश की आजादी के लिए खेतों में बंदूकें बोदी। 23 साल कुछ महीने की उम्र में मेरा रंग दे बसंती चोला गाकर के हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। वो मां कैसी होगी जिसने भगत सिंह को जन्म दिया। उस विद्यावती मां की कोख को सल्यूट करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ने का मन है भगत सिंह के नाम। अंग्रेजों को ना भगत सिंह की जिंदगी से डर लगा, अंग्रेजों को भगत सिंह की मौत से भी डर लगा। इसलिए जो फांसी की तिथि 24 मार्च निर्धारित की गई थी 1931 में, उससे पहली रात को 23 मार्च को रात को फांसी देकर के अधजले शव सतलज की लहरों में प्रवाहित कर दिए। फिरंगी सरकार को यह डर था कि हिंदुस्तान की नौजवान बागी विप्लवी क्रांतिकारी पीढ़ियां भगत सिंह को जेल तोड़ करके आजाद न कर ले जाएं। तब मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, आपका मन मिले कि शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में। सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी। रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। वाह 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 डॉक्टर साहब, वाह। पीछे कुछ लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए, मैं प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं आपकी ऊर्जा को। आइए दोस्तों, मेरा मन है करगिल के संदर्भ में कुछ छंद पढ़ने का। स्वागत है डॉक्टर साहब। और बेटे के शवाए बेटों के तिरंगे में लिपट करके साथी सैनिक भी आए। उन्होंने बताया कि बड़े शौर्य और पराक्रम के साथ हिंदुस्तान के बेटे लड़े। उन्होंने कोई गोली अपनी पीठ पर नहीं खाई।
माओ के चेहरों पर ना शिकन ना आंखों में आंसू, लेकिन तिरंगे हटा करके बेटों के शव देखे तो बेटों की पीठ पर गोली के निशान दिखाई दे। ये कैसे निशान है जो इस देश की राजनीति को नहीं दिखते, इस देश के आवाम को नहीं दिखते, बलिदानी सैनिकों की माओं को दिखते हैं। मैं तमाम युद्ध विरामों के विरुद्ध क्रुद्ध होकर कविता की 4 पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूं। मां अपने बेटे के शव से पूछती है कि उसकी पीठ पर गोली का निशान कैसा, और यदि सैनिक के शव में बोलने की शक्ति रही होती तो शायद मेरी भाषा में जवाब दिया होता। मैं शौर्य की धरती मेवाड़ पर खड़ा हूं, 4 पंक्तियां उसकी भूमिका में पढ़ता हूं आपकी जमीन से उठा करके। जिस चेतक पर आरूढ़ होकर के हल्दी घाटी का महासमर लड़ा, खोलना जरा, मुझे मन देना एक बार। स्वागत है। वो चेतक कैसा था जिस पर महाराणा प्रताप ने वो युद्ध लड़ा कि गति देख कविता के बड़े शिखर पुरुष बैठे हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास में पंक्तियां सौंपता हूं और आपका मन मिल जाए एक बार कि गति देख पवन को होता था मलाल और बैन। मुझे बताना कविता के लोग कहां बैठे हैं। गति देख पवन को होता था मलाल और बैनते को भी मिल सकती ना धाप थी। बैनते कहते हैं गरुड़ को। गति देख पवन को होता था मलाल और बैनते को भी मिल सकती ना धाप थी। रामबाण जैसा द्रुत गति से निकल जाता जिसकी त्वरा गहे प्रताप का प्रताप थी। हनुमान सी लकीर खींच रहा युद्ध में जो, माप कौन सकता था तीव्रता माप थी। और पदचाप समर में गूंजती थी चारों ओर, चेतक कहीं था कहीं चेतक की टाप थी। चेतक कहीं था कहीं चेतक की टाप थी। वाह, जय। मेरे साथ बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की। प्रताप ने जो युद्ध लड़ा जिस भाले के साथ, वो भाला कैसा था। इसमें एक शब्द आएगा कुंत। कुंत भाले को कहते हैं। वाह। वो एक छंद सौंपता हूं महाराज जी, सैनी जी और संयम जी, आप सब लोगों को मन मिले कि राणा रण केसरी का भाला भाल वीरता का चमक रहा था चपलासा सैन्य घन में, और प्रबल प्रताप के प्रताप की चमक तेज दीप्त हो रही थी मानो कुंत के नयन में। प्रबल प्रताप के प्रताप की चमक तेज दीप्त हो रही थी मानो कुंत के नयन में। लंका दग्धकारी हनुमान पुच्छ के समान, दावानल सी लगा रहा था हरि वन में। और राणा का था भाला मुगलों की खोदता कबर, कांपता था अकबर दिल्ली के भवन में। राणा का था भाला मुगलों की खोदता कबर, कांपता था अकबर दिल्ली। एक प्रताप का चित्र आपके सामने रखता हूं। ये चित्र आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रताप के दोनों हाथों में भाले, एक अद्भुत चित्र। क्या बात है। वाह। काल की आपके नायक, विश्व के महानायक को पंक्तियां सौंपता हूं राजस्थान की धरती पर कि काल की मशाल से विशाल लाल लाल नेत्र। कैसे थे प्रताप? काल की मशाल से विशाल लाल लाल नेत्र, भाल तेज पुंज भाले लिए दोनों कर में। और चपला से चंचल चपल अश्वचेतक पे होके सावधान रास दाबे हैं अधर में। चपला से चंचल चपल अश्वचेतक पे होके सावधान रास दाबे हैं अधर में। भ्रकुटी कमान पे चढ़ाए लक्ष्य का है बाण, भ्रकुटी कमान पे चढ़ाए लक्ष्य का है बाण। शत्रुनासी तलवार बांधे हैं कमर में, और काली किलकारी दे दे ताली नाचे कूद कूद, देने को कलेवा राणा आए हैं समर में। काली किलकारी दे दे ताली नाचे कूद कूद, देने को कलेवा राणा आए हैं समर। आइए, मैं जो पंक्तियां पढ़ रहा था वो पंक्तियां प्रणाम की, इस मुल्क के बेटों के शौर्य के पराक्रम के प्रणाम की पढ़ना चाहता हूं। जब अभिनंदन आ रहे थे बाघा बॉर्डर पार करके, इंडिया गेट पर आज तक चैनल का एक लाइव कार्यक्रम था, डॉक्टर कुमार विश्वास जी उसका संचालन कर रहे थे। इन्होंने कहा, डॉक्टर साहब देखो इस लड़के की बॉडी लैंग्वेज देखो। आपने देखा होगा अभिनंदन को आते हुए उनकी कसी हुई मुट्ठियां, तनी हुई मूछें और उठा हुआ माथा। ऐसा लगता था कि अभिनंदन नहीं, जैसे शत्रु मुल्क के गाल पर तमाचा मार करके तिरंगा आकाश को चूमता चला रहा हो। पंक्तियां पढ़ता हूं, उठाना तालियां उस बेटे के सम्मान में, सेना के सम्मान में कि शौर्य के शिलालेख गढ़कर के पौरुष की पुस्तक में पृष्ठ नए जोड़कर लौटा है। शौर्य के शिलालेख गढ़कर के पौरुष की पुस्तक में पृष्ठ नए जोड़कर लौटा है। वंदन अभिनंदन का एक और नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटा है। वंदन अभिनंदन का एक और नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटा है। तो मृत्यु के ललाट पर लिखी है जय गाथा फिर, काल के कपाल पर लिखी है जय गाथा फिर, ठोकरों के भी निशान छोड़ कर लौटा है। और कौरवों के दल में घुसकर अकेले ही अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ कर लौटा है। कौरवों के दल में घुसकर अकेले ही अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ कर लौटा है। पिछले दिनों हरियाणा में 2 शव आए बेटों के, कैप्टन कपिल कुंडू और कैप्टन पवन। एक की उम्र 26.5 साल, एक की उम्र 27 साल। देश कैसे बनता है? उन बलिदानों को प्रणाम करना, उन माओं को प्रणाम करना। पत्रकारों ने रोने की वजह पूछी तो सीना ठोक कर कह दिया, रोती इसलिए नहीं है कि बेटा सरहद पर शहीद हो गया,
रोती हैं तो इसलिए रोती हैं कि दूसरा बेटा नहीं था जिसे सरहद पर भेज पाती। तब इन मातृशक्ति के इस मुल्क की बेटियों के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस मां की होगी। राष्ट्र ध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने, मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस मां की होगी। राष्ट्र ध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने, मैं तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। मैं तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। अश्रुधारा बह रही है, गर्व से मां कह रही है, सैनिक का प्रण नहीं तोड़ा मेरे लाल ने। शत्रुशीस फोड़ दिए, चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल। उस मातृशक्ति को प्रणाम निवेदित करता हूं। और 4 पंक्तियां इस मुल्क के बेटों के लिए मैं जो पढ़ रहा था, जिसकी भूमिका मैंने पढ़ी, वो पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है डॉक्टर साहब। कि प्राण ले हथेली पर बढ़ता चला गया तू, सांस सांस भारती पे अपनी चढ़ाई है। देश का जो मस्तक झुके ना ऐसा काम किया, दूध ना लजाया मेरी कोख ना लजाई है। हाथ से तिरंगा नीचे गिरने दिया ना तूने, हाथ से तिरंगा नीचे गिरने दिया ना तूने। शत्रुओं की कोई गोली पीठ पे ना खाई है, पीठ पे निशान फिर कैसे आए गोलियों के, यह बात मेरे लाल समझ ना आई है। और कहीं सैनिक के शव में बोलने की शक्ति रही होती। मैंने जो भूमिका बनाई कि मैं तमाम युद्ध विरामों के विरुद्ध क्रुद्ध होकर कविता की 4 पंक्तियां सेना की ओर से आपकी अदालत में रखना चाहता हूं। स्वागत है डॉक्टर साहब। तो क्या भाषा होती सैनिक की कि सिंधु नदी वाला जल सारा लाल लाल हुआ, शत्रुओं के सोनित की धार वो बहाई थी। सिंधु नदी वाला जल सारा लाल लाल हुआ, शत्रुओं के सोनित की धार वो बहाई थी। मौत की हमारी जिम्मेदार है हमारी दिल्ली, उनसे तो जीते अपनों से मात खाई थी। मौत की हमारी जिम्मेदार है हमारी दिल्ली, उनसे तो जीते अपनों से मात खाई थी। पीठ पे हमारे ये निशान क्यों हैं गोलियों के, पीठ पे हमारे ये निशान क्यों हैं गोलियों के। जान ले समूचा देश चिट्ठी भिजवाई थी, चोटियों पे गाढ़ रहे जब थे तिरंगे हम, चोटियों पे गाढ़ रहे जब थे तिरंगे हम। पीठ पे हमारे गोली दिल्ली ने चलाई थी। तो सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया, बेटे वापस बुला लिए गए। दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क को सन 65 के, सन 71 के युद्ध में, सन 65 के युद्ध में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने कुछ टैंक दिए थे घोषणा करके, यह अजय टैंक इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। हिंदुस्तान के बेटे सारे के सारे टैंक तोड़ करके लौटे, भले ही तिरंगे में लिपट करके लौटे। मैं सोचता हूं उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी जगह बनारस के पास में गाजीपुर, अब्दुल हमीद ने पुरानी जीप से 60 टैंक तोड़े थे जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए थे। मैं रोमांचित होता हूं, उन दिनों अधिकारियों के शव आते थे, सिपाहियों की वर्दियां आती हैं। अभिमन्यु ने, अब्दुल हमीद ने वो टैंक कैसे तोड़े होंगे? जब उनकी वर्दी आई होगी शौर्य के रक्त से रंजित मां के आंगन में, तो साथी सैनिकों ने क्या बताया होगा, वो कैसे लड़े। दोस्तों, जंगे आजादी का इतिहास पढ़ते तो पन्ना बहादुर शाह जफर 88 वर्ष की उम्र में रंगून में अंग्रेजों की जेल में नजरबंद 2 पंक्तियां किसी शायर से लिखवा करके बहादुर शाह जफर के नाम अंग्रेजों ने भेजी कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान के उस शेर ने, उस शायर ने कील उठाई जेल की दीवारों पर, उन 2 पंक्तियों में 2 पंक्तियां और शुमार की कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की, गाजियों में बो रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। वो परंपरा जो बहादुर शाह जफर से होती हुई, कहीं अब्दुल हमीद और टीपू सुल्तान से, अशफाक उल्लाह खां से होती हुई, जब राजनीति के गलियारे में आई तो एपीजे अब्दुल कलाम बन करके आई और राजस्थान की धरती पर इस देश के शौर्य को अक्षुण्ण रखने के लिए, इस देश की एकता को अक्षुण्ण रखने के लिए परमाणु विस्फोट किए। आइए मैं 4 पंक्तियां अब्दुल हमीद के नाम पढ़ता हूं, लेकिन आपका मन मिले। कि शत्रुओं ने काश्मीर, शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो, क्या बताया होगा साथी सैनिकों ने अब्दुल हमीद की मां को? वो मां जन्नत में होंगी, अब्दुल हमीद जन्नत में होंगे, लेकिन उनका परिवार है। आपकी तालियां उठें तो आपकी भावनाएं वहां संप्रेषित हो जाएं कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो, सीमाओं पे दंभ उनका निचोड़ दिया है। शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो, सीमाओं पे दंभ उनका निचोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने, मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने, मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच, शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच, कच्ची मिट्टी के घड़ों के जैसा फोड़ दिया है। अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले, अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले, शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़ दिया है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब।
दोस्तों, पिछले दिनों मैं 2019 में यूके के प्रवास पर था, हिंदी कवि सम्मेलनों में। मैं अपने प्रवासी भारतीयों के लिए कुछ उपहार लेकर के गया। उन्होंने कहा कि आप ऐसे जनपद से आए, उत्तर प्रदेश के ऐसे जनपद से जिसकी एक तरफ गंगा बहती है, एक तरफ यमुना बहती है, आप ये उपहार ना लेकर के आते, हमारे लिए गंगा जल ले आते, तो उससे बड़ा उपहार हमारे लिए कोई नहीं होता। आज भी मैं देखता हूं कि देश के बाहर, सात समंदर पार जो लोग इस देश से किसी कारणों से चले गए, व्यावसायिक कारणों से चले गए, वो भी हिंदुस्तान को बहुत मिस करते हैं। मुझे लगा कि एक भारत यहाँ है जो पूरी शिद्दत के साथ अपनी संस्कृति को जीता है। मैं उस 1 महीने की यात्रा में यहाँ से वहाँ जाता तो रहा, लेकिन गंगा की कलकल मुझे रोमांचित करती रही। मैंने जीवन में इससे श्रेष्ठ कुछ लिखा नहीं। एक बहुत महनीय कविता, डॉक्टर साहब आप भी पहली बार सुनेंगे, मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। कभी ऋषिकेश गए हो, हरिद्वार गए हो, गंगा का प्रवाह देखा हो, गंगा को महसूस किया हो आपने, भीतर तक गंगा ने कभी आपको रोमांचित किया हो, तो एक कविता गंगा, उसका शीर्षक है गंगा अवतरण। स्वागत है डॉक्टर साहब। ऋषि के शाप से शापित होकर के राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्मीभूत हो गए, तो फिर मां गंगा को भूतल पर लाना अनिवार्य हो गया। यहीं से मेरी कविता प्रारंभ होती है। आप थोड़ा सा मन देंगे तो कविता को पूरे मन के साथ मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। एक बार तालियां बजा करके मुझे आदेशित करें कि कर नमन ऋषि को चले सगर, तब ज्वाला में तब जाने को। मैं इस देश की सनातन पुरातन बेटी मां गंगा पर कविता पढ़ता हूं और ये बेटियों को समर्पित करता हूं विशेष रूप से। स्वागत। मातृशक्ति। कर नमन ऋषि को चले सगर, तब ज्वाला में तब जाने को, पुत्रों का शाप मिटाने को, भूतल पर गंगा लाने को। फिर अंशुमान राजा दिलीप तब करते हुए अतीत हुए, दिन महाबरस बीते अगणित युग पर युग कई व्यतीत हुए, जिस पर थी सफल सिद्धि अंकित, यह धारा उस पथ तक पहुंची, इक्ष्वाकु वंश की परंपरा एक रोज भगीरथ तक पहुंची। इक्ष्वाकु वंश की परंपरा एक रोज भगीरथ तक पहुंची। तब मग्न हुए वह महातपी गोकर्ण तीर्थ में जाकर के, वह सूर्य वंश हो गया धन्य उस धर्मरथी को पाकर के। तब देख महाभीषण कठोर मानव देवासुर सन्न हुए, उस अटल अखंड प्रचंड प्रखर भक्ति से ब्रह्म प्रसन्न हुए। उस अटल अखंड प्रचंड प्रखर भक्ति से ब्रह्म प्रसन्न हुए, तो अनुकूल समय पा साधक ने विधि से यथेष्ट वरदान लिया, जग हित में भाग्य विधाता ने यह पुण्य निवेदन मान लिया। फिर कहा समस्या एक बड़ी, इसका हल कौन निकालेगा, इस देव नदी का प्रखर वेग भूतल पर कौन संभालेगा, इस देव नदी का प्रखर वेग भूतल पर कौन संभालेगा। गंगा जब निकल कमंडल से धरती के तल पर जाएगी, इसकी धारा के गिरते ही धरती निश्चित फट जाएगी, इसकी धारा के गिरते ही धरती निश्चित फट जाएगी। ना रोक धरातल पाएगा इस प्रलयंकर गंगा जल को, पल भर में गंगा जाएगी भूतल को भेद रसातल को। पल भर में, तालियां बजा करके मुझे सूचित करना, मैं आप तक पहुंचा। पल भर में गंगा जाएगी भूतल को भेद रसातल को। इसलिए साधना फिर साधो, तुम शिव शंकर का ध्यान करो। हे वत्स भगीरथ दोबारा अपने तप का संधान करो। हो समाधिस्थ भागीरथ ने फिर शिव शंकर का ध्यान किया, गुंजित कर हर हर महादेव विश्वेश्वर का आह्वान किया। टूटी समाधि तो शूल पाणी अंबिका नाथ ने दृक खोले, वो आशुतोष अवगढ़दानी मृत्युंजय महाकाल बोले, वो आशुतोष अवगढ़दानी मृत्युंजय महाकाल बोले। हे अंशुमान के अंश उठो, क्या है अभिष्ट अपना बोलो, तुमसे मन बहुत प्रसन्न हुआ भागीरथ नयन जरा खोलो। कर जोड़ कहा भागीरथ ने, हे भूतनाथ हे जगतपति, हे वीरभद्र विष्णु वल्लभ घटघटवासी कैलाशपति, हे कृपा निधे करुणा निधान, इतनी विनती स्वीकार करो, माता का वेग संभालो प्रभु गंगा को अपने शीश धरो। माता का वेग संभालो प्रभु गंगा को अपने शीश धरो। टूटी समाधि तो शूल पाणी अंबिका नाथ ने दृक खोले, वो आशुतोष अवगढ़दानी मृत्युंजय महाकाल बोले। हे अंशुमान के अंश उठो, क्या है अभिष्ट अपना बोलो, तुमसे मन बहुत प्रसन्न हुआ भागीरथ नयन जरा खोलो। कर जोड़ कहा भागीरथ ने, हे भूतनाथ हे जगतपति, हे वीरभद्र विष्णु वल्लभ घटघटवासी कैलाशपति, हे कृपा निधे करुणा निधान, इतनी विनती स्वीकार करो, माता का वेग संभालो प्रभु गंगा को अपने शीश धरो। आपने एक चित्र देखा होगा गंगा अवतरण का, भगवान शंकर की आकाश में उठी 2 भुजाएं
और मां गंगा का अवतरण। स्वागत फिर है। जटा खोलकर शंकर ने निज पग भूतल पर जमा लिए, गंगा के आवाहन के हित दोनों कर नभ में उठा दिए। ब्रह्मा ने कहा भगीरथ से, मैं छोड़ रहा हूं गंगा को, नभ से भूतल की ओर सुनो, अब मोड़ रहा हूं गंगा को। कह दो अभयंकर शंकर से यह वेग संभाले गंगा का, क्या बात कह है। दो अभयंकर शंकर से यह वेग संभाले गंगा का। भूतल को भेद न जाए कहीं, वह वेग संभाले गंगा का। नभ मंडल में कंपन भरती, गर्जन कर घोर चली गंगा। ब्रह्मा के छूट कमंडल से भूतल की ओर चली गंगा, ब्रह्मा के छूट कमंडल से भूतल की ओर चली गंगा। तो दिग्मंडल सारा कांप उठा, क्या वो भाषा उथल है। पुथल भूगोल उठा, भूपर दिग्गज चिंगाड़ उठे, नभ में इंद्रासन डोल उठा। भीषणतम रव से लगता था कुछ शेष नहीं रह पाएगा, मां गंगा के क्रोधानल में भूतल सारा बह जाएगा। ऐसा लगता हर ओर सुनो, यह प्रलय मचा देगी गंगा, अपनी भीषणतम धारा में तिहुलोक डुबा देगी गंगा, अपनी भीषणतम धारा में तिहुलोक डुबा देगी गंगा। गंगा अंबर से उतर रही भीषण लहरा कर बल खाकर, मानव देवासुर सन्न खड़े, जाने क्या होगा जगदीश्वर। करबद्ध भगीरथ बोल उठे, हे भोले शंकर क्या होगा। है वेग भयंकर गंगा का, बोलो अभयंकर क्या होगा। है वेग भयंकर गंगा का, बोलो अभयंकर क्या होगा। यहां से अर्जुन सिसोदिया की मौलिक कल्पना शुरू होती है। मैं तमाम बेटियों और बेटियों के पिताओं को, दो बेटियों के पिता हैं डॉक्टर कुमार विश्वास और पीहू, मेरी बहुत लाडली भतीजी रमेश मुस्कान जी की बिटिया, यहाँ स्वयं बेटी बैठी हैं सपना सोनी, बेटियों को और बेटियों के पिताओं को सौंपता हूं। स्वागत है। है वेग भयंकर गंगा का, बोलो अभयंकर क्या होगा। शिव शंकर मुस्का कर बोले, इतराने दो इठलाने दो। शिव शंकर मुस्का कर बोले, इतराने दो इठलाने दो। आई है मिलने को पुत्री, लहराने दो बल खाने दो। आई है मिलने को पुत्री, लहराने दो बल खाने दो। अधिकार पिता पर होता है, अधिकार पिता पर होता है, इसलिए ठुमकती है बेटी। घर छोड़ पिता का जाती हैं, फिर कहां मटकती है बेटी। हिरनी सी कहां उछलती हैं, कलियों सी कहां महकती हैं। बाबुल से दूर भला होकर बुलबुल सी कहां चहकती हैं। शिवशंकर मुस्का कर बोले, इतराने दो इठलाने दो। आई है मिलने को पुत्री, लहराने दो बल खाने दो। अधिकार पिता पर होता है, इसलिए ठुमकती हैं बेटी। घर छोड़ पिता का जाती हैं, फिर कहां मटकती हैं बेटी। हिरनी सी कहां उछलती हैं, कलियों सी कहां महकती हैं। बाबुल से दूर भला होकर बुलबुल सी कहां चहकती हैं। मैंने 3 वर्ष पहले अपनी बेटी को विदा किया तो उसकी माँ कहती थी कि तुमने इसे सर पे चढ़ा रखा है, इसे दूसरे घर जाना। ये बात मेरे जहन में रही लंदन में, वहां यूके में कविता पढ़ते हुए, लिखते हुए। एक पंक्ति लिखवाई, वो पंक्ति डॉक्टर साहब आशीष मिले आपका। फिर कहां महकती हैं बेटी, हिरनी सी कहां उछलती हैं, कलियों सी कहां महकती हैं। बाबुल से दूर भला होकर बुलबुल सी कहां चहकती हैं। चढ़ती हैं शीश पिता के तो, चढ़ती हैं शीश पिता के तो। मन की पीड़ा हर लेती हैं, बेटी खुद गंगा होती हैं, घर को पावन कर देती हैं।